हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग हिस्ट्री देखते हैं। लेसन नंबर 5 चल रहा है। यात्रियों की नजरिए से हम भारतीय समाज को पढ़ रहे थे। 10वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में जो कुछ लोग आपका विदेशी यात्री भारत आए, उन्होंने भारतीय वृतांत को लिखा, यानी कि भारत में अपनी यात्रा का सफर कैसा रहा, किस तरह के उन्होंने समाज, साहित्य, कला, राजनीति, संस्कृति, तौर तरीकों को पढ़ा, समझा, फिर लिखा है। और वो ही आज लिखा हुआ हम पढ़ पा रहे हैं इतिहास के, हिस्ट्री के रूप में। क्लियर है? सोच के देखिए, पान के पत्ते तक को उन्होंने लिखा है। तो कितना बड़ा बात है हमारे लिए। ये सारी चीजें हमको यहाँ देखनी चाहिए। ठीक है, इतना हमने देख लिया। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? चलिए, पढ़ लिया, आगे बढ़ जाएं। देख चुके थे इतना। अलबेरूनू के पूरा हम लोग पढ़ चुके थे। क्लियर है? कहां से आया था, कैसे कैसे उसको आपको उठा के ले गए थे। किताबुल उल हिंद लिखी है। हिंदू शब्द का मतलब क्या है? हिंदू एक शब्द है, इसका पारसी का, जो बड़ा विवाद है। और पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा है कि हिंदू को सबसे पहले तुर्की लोगों ने कहा, कैसे फारस के लोगों ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया। ये फारसी शब्द है। क्लियर है? देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसमें देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कहानी क्या है। 13वीं शताब्दी में अरब पांडुलिपि का एक चित्र, जिसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के एथेंस के राजनेता और राजकवि सोलोन की विद्यार्थी संबंधित इसमें दिखाया गया है। सोलोन के विद्यार्थियों पर कपड़ों को ध्यान में देता गया है और उसमें उनको दिखाने का, जानने का, इन सब का प्रयास आपका क्या। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाएं। कहानी बात करेंगे इब्न बतूता की। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जो हमारे इब्न बतूता है, मोरक्को से आए थे बेसिकली। इब्न बतूता, इब्न बतूता, इनकी एक बुक है रहेला। इब्न बतूता ने बुक लिखी है रहेला, बड़ी फेमस है, पढ़ोगे तो बड़ा मजा आए। रहेला को लिखा है एक आरंभिक विश्व यात्री इब्न बतूता के द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया था। उसका यात्रा वृतांत, जिसे रिहाला के नाम से जाना जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत प्रचुर तथा रोमांचक जानकारी। मोरक्को के इस यात्री ने जन्म तंजीर में सबसे सम्मानित और शिक्षित परिवारों में से एक था। तो तंजीर बाप के परिवार में जन्मे थे और सम्मानित और शिक्षित परिवारों में से एक था इनका परिवार, जो इस्लामी कानून और शरिया के विशेषज्ञ के लिए प्रसिद्ध था। ये में हुआ था। वे अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता कम उम्र में ही साहित्यिक शास्त्रूढ़ शिक्षा हासिल कर ली थी। यानी कि जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो बड़े बड़े लोग करते हैं, उन्होंने वो सारी चीज अपनी कम उम्र में ही हासिल कर ली, क्योंकि उनकी फैमिली बहुत रेस्पेक्टेड, पढ़ी लिखी, सम्मानित और शरिया कानून को जानकार फैमिली के रूप में गिना है। क्लियर है? तो उनकी फैमिली की जो काउंटिंग थी, पढ़े लिखे परिवार के रूप में होती थी। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं की अर्जित अनुभव का ज्ञान को अधिक महत्व स्रोत मानते थे। यात्रा करने का बहुत शौक था। वह नए नए देशों, लोगों और विषय के लिए दूर दूर जाने तक चाहते थे। 132 और 33 में भारत के प्रस्थान करने से पहले वह मलक्का में तीर्थ यात्री सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका, कई तट पर व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। बहुत सारे ऐसे व्यापारिक यात्री थे जहां पर ये सारी चीज हो चुकी थी। ये सारी यात्राएं जो थी कर चुके थे। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता ने सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा।
कहाँ गए? यहाँ से मध्य से, ईरान, इराक, फारस से होते हुए इब्न बतूता 33 के स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। सिंध मतलब सिंधु नदी के आसपास पाकिस्तान भारत का जो रीजन है, ये इस जगह पर पहुंचे हैं। उस समय दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था, और इस समय दिल्ली की अगर कोई गद्दी पर बैठा हुआ था तो आपको पता होना चाहिए, इस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक। बड़ा फैमिली का शासक था उस जमाने का मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि काम कोई भी पढ़े लिखे नहीं कर पाया। ये जिस तरह से पढ़े लिखे को करना चाहिए था, ऐसा कोई काम नहीं कर पाया। ये क्लियर है? और कला और साहित्य की एक दर्शनशीलता के संरक्षक के रूप में उसकी ख्याति आकर्षित की। इब्न बतूता ने मुल्तान और कच्छ से होकर दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। सुल्तान उसकी प्रतिद्वंदता से प्रभावित और दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा, फिर उसने विश्वास खो दिया कि उसे कारागार में कैद कर दिया जाए। सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर होने के बाद राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित किया गया और 1342 में मंगोल शासक के पास सुल्तान दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया। कि अब उन्होंने क्या किया कि मंगोल शासक के पास गया कि अब आप चीन जाइए, तो वो चीन चले आ गए। तो बड़ी अच्छी यात्रा है इनकी, इब्न बतूता की आरंभिक कहानी को अगर आप पढ़ोगे तो बड़ा कुछ बयां करती है भारत की वो सभ्यता, वो संस्कृति जिसने संजोया है अनेक सभ्यताओं को धरोहर की तरह। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। तो काफी कुछ हमने इसमें देख लिया, इतना कुछ हमने बात किया कि डाकुओं की यात्राओं के बारे में भी लिखा है। अब देखिए, अपनी नियुक्ति के साथ साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा और मालाबार तट से वह मालदीव गया। वहां से 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा। तो मालाबार से मालदीव चला गया और मालदीव में 18 साल तक काजी की यहाँ पद पर उसने जॉब किया एज ए जज, क्योंकि काजी उस समय न्याय का पद माना जाता था। और 18 महीने तक काजी का अंत है उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट और मालदीव गया और अपने कार्य को दोबारा शुरू किया और पहले बंगाल, असम भी गया और जहां जहाज से सुमात्रा गया और सुमात्रा से वह एक अन्य जहाज से चीनी बंदरगाह यानी कि इस रास्ते भी वो गया। अब आप देख सकते हैं यात्रियों के नजारे में कुछ कुछ चीजों की अनोखी संस्कृति और परंपराओं को आपका संजोए हुए दो हमको दिखाई देगा। क्लियर है? देख लिया? आगे बढ़। जयतुन, जो वानकुझू के नाम जाना जाता है, उसने व्यापक रूप से चीन की यात्रा की और बीजिंग तक गया, लेकिन वह लंबे समय तक नहीं ठहराया। 1347 में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया। चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो, एक राइटर है मार्को पोलो, ये भी आए, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन, तो मार्को पोलो कहाँ चला? वेनिस यानी कि यूरोप से, और चीन से भारत की उसने यात्रा की और वृत्तांत की। इब्न बतूता की नवीन संस्कृति, लोग, आस्था, मान्यता तथा विषय में अभिमत सावधानी और कुशलता पूर्वक दर्ज किया गया। हमें ध्यान रखना होगा कि यह विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्राएं कर रहे हैं। आज की तुलना में यात्रा करना अधिक कठिन है तथा जोखिम भरा है। इब्न बतूता ने के अनुसार उसने मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगाया। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी को 40 जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी को 10 दिन में तय किया जा सकता था। इन पूरी दूरी को देख सकते थे कि वो लोग आपका 10 दिन में आपका उस दूरी को तय कर सकते थे और वो दूरी उन्होंने देखी। क्लियर है?
ठीक है। एकाकी यात्री, अब हमको एकाकी जो यात्री है उसको हमको देखना है। लंबी यात्राओं में लुटेरे ही एकमात्र खतरा नहीं थे, यात्री घुरतर हो सकता था, बीमार हो सकता था। रिहल्ला से उसने एक उदाहरण दिया, मुझे ज्वर ने जकड़ लिया है, मुझे बुखार ने जकड़ लिया है, मैंने अपने आप को कमजोरी के कारण गिरने से बचाने के लिए पगड़ी के कपड़े को जमीन से बांध लिया। हम टूनीशिया शहर पहुंचे और वहां एक निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए। वो हर एक के लिए अभिनंदन और प्रश्नों के साथ, लेकिन उसने मेरा अभिनंदन नहीं किया क्योंकि वह नहीं जानता था कि इसमें परिचय होगा। एकाकी में से इतना सारा उदास हुआ कि अपनी आंखें और आंसू को रोक नहीं सकता और बहुत रोया। तीर्थ यात्री मेरी जानकारी के पास आया और अभिनंदन किया। तो उसने एक वृत्तांत लिखा है, तब इसको देख लिया। अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब में इब्न बतूता द्वारा भ्रमण किया गया और उसके स्थान पर कई जगहों के नाम से लिखा गया और इसे जाना भी जाता है। जैसे आप देखिए, ये कांधार, गजना, काबुल, परवान, दुनुचुत, त्रिमात, बक और अंधखो, और उधर आप मुल्तान, उजा, फांसी, देहली, सरमती, बुहार और सतलज, ये सब पूरा पाठ है। यही वो गंगा मतलब सिंधु के नदी का प्रदेश, यानी कि जो ये ऊपर का प्रदेश है, ये नीचे का प्रदेश है, ये मध्य एशिया वाले भाग को कनेक्ट करने के रूप में याद भाई। जो ये सारा आपका सिंध प्रदेश में ही काउंट होता था, ये सारा रीजन इधर आ गया तो भारत में प्रवेश करके सिंधु में, इधर आ गया तो आपका मध्य एशिया के भाग में ही वो लोग आपका बने रहे और अपने काम में लगे रहे। तो ऐसे बहुत सारे काम जो आप देखेंगे, आपको देखने के लिए मिलेंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। ठीक, आगे बढ़े। यात्रा करना अधिक सुरक्षित भी था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूह द्वारा किए गए आक्रमण को भी झेला है। इब्न बतूता ने बहुत सारे आक्रमण झेला, यहाँ तक कि वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था, पर उससे भी राजमार्ग में लुटेरों को रोका नहीं जा सकता था। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा करते के दौरान कारवां पर आक्रमण कर दिया हुआ और उसमें कई साथी ने यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और जीवित बचे इब्न बतूता के शामिल बुरी तरह से घायल हो गए। अरे मरते मरते बचा था, तो मुल्तान से दिल्ली आ रहा था। तो उस जमाने में भी जो आपके डाकू थे, जो आपके लुटेरे थे, वो हुआ करते थे और ऐसी कहानियां हमको देखने को मिली। अब जिज्ञासु का उपभोग। अब जैसा कि हमने देखा है कि इब्न बतूता एक हठीला यात्री था, बहुत जिद्दी था, मतलब अगर उसे जिद है कि चीज करने की वो करता था। उसने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को के पास जाने के पूर्व कई वर्ष उत्तर अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप, चीन की यात्राएं की। वह वापस गया और स्थानीय शासकों के द्वारा निर्देश किए और कहानियों को दर्ज है। बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको वहां पर दिखाई और सुनाई देंगी। क्लियर है? जो उसने देखी है, क्लियर है? जो आपको देखने के लिए सब कहानियां मिलती हैं। क्लियर है? अब एक थोड़ा सा ग्राफ मिला था, उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो घोंसलों से निकले पक्षी, रिहाला से लिया गया एक उदाहरण है कि जन्म स्थान तंजियर से मेरा प्रस्थान गुरुवार को हुआ। मैं अकेला ही निकल पड़ा, बिना किसी साथी यात्री के। यह कारवां जिसने टोली में शामिल था, लेकिन अपने अंदर एक
अधिव्यापी आवेग और इन प्रसिद्ध पुरा स्थलों को उसकी इच्छा जो लंबे समय से अंतःकरण में प्रसिद्ध थी। मैंने अपने परिजनों को छोड़ दिया, निश्चय किया, अपने घर छोड़ दिया, अपने पक्षी घोंसले छोड़ दिए। उसी समय मेरी उम्र 22 वर्ष थी कि जिस तरह से पक्षी अपना घोंसला छोड़ देता है, उसी तरह से मैंने अपना घर छोड़ दिया और मेरी उम्र 22 साल थी। क्लियर है? अब ये वो दौर है जब उसने डाकुओं का दौर झेला था। क्लियर है? इब्न बतूता। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से इब्न बतूता के अनुसार वो आपके मरते मरते बचा है, उसने लिखा है। ठीक है, अब है शिक्षक और मनोरंजन के विषय में पढ़ते हैं। इब्न बतूता ने जुजाई, जिसे इब्न बतूता के स्रोतलेखों से मिली नियुक्ति किया गया था, वो प्रस्तावना में कुछ लिखते हैं। राजा के द्वारा एक शिलासीन निर्देश दिया गया। वे अपनी यात्राओं को देख शहरों का आसानी से स्मृति बैठ गई। रोमांचक घटना, एक वर्तन लिखा हुआ, साथ ही विभिन्न देशों में शासकों द्वारा उसने महान इतिहासकार, शासक जिसे वो मिले, महान साहित्य तथा धर्मनिष्ठ संसदों के विषय में बताया। उसने इन सारे विषयों की पर एक कथित कहानी लिखवाई और मस्तिष्क को मनोरंजन, कान और आंखों की को प्रसन्नता दी। साथ ही कई प्रकार के असाधारण प्रतिपादन प्रताप किए और असाधारण चीजों के बारे में बताया और संदर्भित रुचि की। तो बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी चीज आपने यहाँ पर देखा। इब्न बतूता के पद चिन्हों पर, अब पद चिन्ह का मतलब होता है किसी की बात का, किसी की चीज का अनुसरण करना ही उसके पद चिन्ह का अनुसरण करना है। क्लियर है? कि मान लीजिए अगर हम किसी की बात को मानते और करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम उसकी बात का अनुसरण कर रहे हैं। क्लियर है? ये हमको ध्यान रखना है। अब देखिए, 1400 से 1800 के बीच भारतीय फारसियों ने कई यात्राएं लिखी। अब बहुत सारी यात्राएं इसमें हुई है। उस समय भारत में, मध्य एशिया में ईरान और ओटोमन साम्राज्य की यात्रा करने वालों ने कभी कभी अपने अनुभव से लिखा है कि लेखकों ने अल बरूनी और इब्न बतूता के पद चिन्हों का अनुसरण किया है। कि बहुत सारे ऐसे यात्री आए जो ईरान, एशिया, ओटोमन, अदर जगह से आए हैं, तो उन्होंने बड़ा अनुसरण किया था। क्लियर है? कैसे कैसे जैसे वो आ रहे हैं उनके लिए। इनमें से कुछ इब्न बतूता के लेखकों में पढ़ी गई हैं। इनमें से प्रसिद्ध लेखक में अब्दुल रजाक समरकंदी। तो कहाँ से आया था अब्दुल रजाक समरकंदी? तो ये समरकंद वाला प्रांत है, फारस उरस जो अरब उरब है इधर से। 1440 में दक्षिण भारत की यात्रा की। महमूद वली बखली, जिसने 1620 के दशक में व्यापार रूप में यात्राएं की, और शेख अली हाजन जो 1740 के दशक में उत्तर भारत आया और उसने शामिल किया। इन्हीं से कुछ लेखक को सम्मोहित और एक महत्वपूर्ण जानकारी जुटी और घृणित भी किया और अपने लिए एक उत्सव आशा की, और उसमें अधिकांश भारत में अचंभे के रूप में आपका दर्शाया। क्लियर है? इन्हें हम देख सकते हैं। 18वीं शताब्दी में एक ही चित्त जिसने यात्रा की और अपने आप को इकट्ठा किया और अपने आप को देखा। क्लियर है? क्लियर है? आप इसके बारे में देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप लोग घर जाकर रिविजन करिए, पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।